जय हिंद, नमस्ते। मेरा नाम है विदुर और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने पॉडकास्ट विदुर नीति में। आज हमारे साथ हैं आशीष धर जी और आज हम बात करने वाले हैं मुंगेर में जो हिंदू नरसंहार हुआ उस पर और कुछ ऐसी चीजों पर इस पर आशीष जी ने आज तक कभी ऑन रिकॉर्ड बात नहीं की है, जैसे कि पॉलिटिक्स और बॉलीवुड। तो नमस्ते एंड वेलकम टू दी शो। नमस्ते, जय श्री राम विदुर और थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। अगेन अब कुछ टाइम बाद मुझे लगता है मेरे को नाम चेंज करना पड़ेगा चैनल का। वी आर टॉकिंग टू मच। तो कुछ दिन पहले हमने देखा कि मुंगेर में, बिहार में हिंदू नरसंहार हुआ और अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है, कुछ प्रूफ नहीं हुआ, पर ऐसा माना जा रहा है कि ये एसपी लिपि सिंह का करा धराया है। तो यहाँ पर एक ऐसा पक्ष भी है जो वो कह रहे हैं कि मुंगेर के वासियों को पता था कि वहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उन्हें रैलियों रैलियों के टाइम पर अपना ये झांकी नहीं निकालनी चाहिए थी। तो आपका मतलब इस पूरे जो ये सीन हुआ, पूरा ये हादसा हुआ, इस पर आपका क्या कहना है, क्या राय है? विदुर, मैं इस पूरे घटनाक्रम को मैंने ठीक से फॉलो नहीं किया क्योंकि मैं काफी टाइम ऑफलाइन था नवरात्रों में। तो जब मैं वापस आया ऑफिस तो मुझे उस दिन भी मतलब क्योंकि मैं बाहर था और एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहा था सोशल मीडिया से कटा हुआ, तो तब भी उस दिन का भी उसी दिन हुआ ये, मेरे ख्याल से नवरात्रि के लास्ट डे हुआ या कब उसके आसपास है। तो अगर मेरे से कुछ फैक्ट्स में थोड़ा इधर उधर हो जाए कि इन टर्म्स ऑफ डेट और क्या हुआ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर जो इवेंट हुआ, जिस तरह से हिंदुओं का सरेआम उनका कत्ल हुआ, तो ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा बहुत बार पहले भी हुआ है क्योंकि हिंदू जो है, हिंदू हिंदू स्टेटलेस लोग हैं। क्योंकि हिंदुओं का कोई अपना स्टेट है नहीं, अपनी गवर्नमेंट जिसे कहें ना, कर्टसी सेक्युलरिज्म। तो ये उस वजह से हो। अब लोग किस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि उनकी पॉलिटिकल अफिलिएशंस क्या है। और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है हिंदू सोसाइटी की, कि आप कोई भी इशू हो उसको आप हमेशा इलेक्शंस के तराजू में ही तोलते हैं कि अब इलेक्शन हो रहे थे तो इसलिए उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए था। ये कैसा आर्ग्यूमेंट है? इलेक्शंस हो रहे हैं, वो अपनी अलग प्रक्रिया चल रही है, वो राजनीति है, वो उसमें क्या होता है, कोई आता है कोई जाता है। ये तो नवरात्रों के लिए ये एक वो विसर्जन का वो जो इवेंट हो रहा था, वो एक सदियों से चला चला हुआ वो एक प्रथा है जो हमेशा से हमारे पूर्वज करते आए हैं और हम करते रहेंगे। इसमें इलेक्शन हो ना हो, कोई बड़ा इवेंट हो, कोई नेता आया हो, उससे कोई लेना देना नहीं। और ये हमारा अधिकार है कि हम अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकें। और उसमें जो रीति रिवाज हैं, जिस प्रकार की ऐसे फेस्टिवल्स हैं, वो फॉलो करना, वो उनको ठीक ढंग से पूरा करना, वो हमारा मतलब हमारे जीवन का उद्देश्य ही बन जाता है धर्म की दृष्टि से। तो इलेक्शन थे या नहीं थे उससे क्या फर्क पड़ता है? अब बात है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। और यहाँ पे सबसे दुखद बात यह है कि अगर ये यूपीए का एरा होता, किसी ने ये ट्वीट भी किया था कि अगर यूपीए का एरा होता तो खटाक से ट्विटर पे, फेसबुक पे लोगों ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ब्लेम कर दिया होता और बोला होता कि देखो इनके राज में ये सब हो रहा है और हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। पर क्योंकि अब आपके पास आपने जो पार्टी को वोट किया है ये सोच के कि वो आपके कर्ता धर्ता हैं, पालनहार हैं, वो क्योंकि पावर में है, तो अब आप किसी तरह से कोई एक्सक्यूज ढूंढ के ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये एक्चुअली इसकी ना ये जिम्मेदार है, इसके ये वो जो थाने में वो एसएचओ है उसकी गलती है, उसकी गलती है, वो आईएएस ऑफिसर उसकी गलती है। भाई लिपि सिंह किसको रिप्रेजेंट करती है और वो अभी तक उसका तबादला भी नहीं हुआ है। तो ये पूरी स्टेट मशीनरी है जिसका फेलियर है। और जो चीफ मिनिस्टर है और जो होम मिनिस्ट्री है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। और डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि जो गृह मंत्री है उन्होंने किसी को ऑर्डर दिया गोली चलाने का, लेकिन जब ये हादसा हो गया उसके बाद उन्होंने क्या एक्शन लिया, ये बेसिक क्वेश्चन है। जब कुछ भी नहीं हुआ, अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वो लिपि सिंह को ट्रांसफर कर देंगे या सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंड होने का क्या मतलब है? सस्पेंड होने का मतलब है कि आप आधी सैलरी पे ऐश काट रहे हैं अपने घर पे, कुछ देर बाद ये मामला ठंडा हो जाएगा, वापस रीइंस्टेट कर देंगे किसी और जगह पे। उससे क्या फर्क पड़ता है? तो इसकी जो जिम्मेदारी है, जो भी ऑफिशियल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इंक्वायरी के बाद,
उसको जेल में डाल देना चाहिए, उससे कम कुछ नहीं हो सकता, इसको प्रॉपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। वैसे अभी आज 6 बजे उसकी लिपि सिंह की ट्रांसफर हो चुकी है, कहाँ पे हुई है ये नहीं पता, पर ऑर्डर आया है कि वही उसकी ट्रांसफर कर दी गई है। वो मैंने कल ही ट्वीट किया था कि इसमें ऐसा होना इनेविटेबल है, ऐसा तो होना ही होना है कि कहीं ना कहीं उसकी ट्रांसफर कर देंगे। और वो ट्रांसफर करने का मतलब उसके एक तीर से दो निशाने मारने वाली बात है। एक, कि लोगों को ठंडा कर देना कि चलो जी हमने ट्रांसफर कर दिया। अबे ट्रांसफर करने से क्या होता है भाई, ट्रांसफर कर दिया। और दूसरा, ऐसी जगह ट्रांसफर कर दिया जहां वो सुरक्षित है, क्योंकि इधर मुंगेर हम्म। में लोगों की पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ हो चुकी है, उन पे अटैक भी हो सकता है, इसलिए उन्हीं की भलाई के लिए उनको कहीं और ट्रांसफर कर दिया। अटैक तो हो, ट्रांसफर करने से क्या फर्क पड़ता अटैक मतलब 1-2 बजे मतलब हो चुका था कह सकते हैं, हो सकता था, हो गया था एक तरह से। उनके जो ऑफिस है उस पर लोगों ने मिलकर हमला करा, पुलिस की 2 गाड़ियां जला दी, तो उसके बाद ये ट्रांसफर ऑर्डर आया। और जो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन है उन्होंने ये भी कहा कि 9 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट तैयार हो जानी चाहिए कि हुआ क्या। खैर, अब हिंदू पक्ष जो है इस पे ऑब्वियसली बहुत नाखुश था, तो उन्होंने बहुत बोला भी, उन्होंने ट्विटर पर आए और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस पर बहुत बात की, बहुत मतलब जो क्रोध था वो व्यतीत करा। पर जो कहीं ये राइट विंग के जो हैंडल्स हैं, इन्होंने कहा कि नहीं यार, तुम बीजेपी या जेडीयू को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर होती है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका पुलिस एक हिस्सा होती है। तो मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहता हूँ पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी की। आपके हिसाब से ये सेकुलर स्टेट क्या है, कि राष्ट्र का धर्म नहीं होना चाहिए, राज्य का धर्म नहीं होना चाहिए, इस पर आपका क्या विचार है? है? राष्ट्र का धर्म ना होना यानी कि धर्मनिरपेक्षता, ये एक दूसरा नाम है एक इमोरल स्टेट का या एमोरल स्टेट का, कि जिसकी कोई नैतिकता नहीं है, जो सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता। क्योंकि धर्म का मतलब यही है, धर्म आपको सही और गलत में भेद करना सिखाता है, आपके विवेक को इन्फॉर्म करता है ना। तो अगर आपका धर्म नहीं है, अगर आपका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, स्टेट का कोई लेना देना नहीं है, जूरिस्प्रूडेंस का कोई धर्म से लेना देना नहीं है, तो उसका मतलब ही ये है कि आप सही और गलत में कोई फर्क नहीं करते, और उसके अनुसार जो भी कन्वीनियंट हो, जो जो आपको सुविधा देता है, उसके साथ आप जाते हो। और वही हो रहा है। ये कोई आर्ग्यूमेंट है, ये जो सो कॉल्ड राइट विंग वाले बोल रहे हैं, ये कोई आर्ग्यूमेंट है कि अभी इलेक्शन कोड है? अरे इलेक्शन कोड और दुर्गा पूजा का क्या लेना देना? इलेक्शन कोड और किसी के ऊपर, किसी निहत्थे के ऊपर फायरिंग करना, ये मतलब इलेक्शन कोड का क्या मतलब है इससे? और इलेक्शन कोड की वजह से आप किसी भी चीज को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? इलेक्शन कोड तो उसके लिए होता है कि रैली वैली नहीं निकालनी, और वो नेताओं के लिए है। जो साधारण जन है, वो तो अपने जीवन थोड़ी रोक देंगे क्योंकि इलेक्शन कोड चल रहा है। और अगर अगर ऐसे रूल्स हैं भी कहीं पे, और इन रूल्स का उल्लंघन हुआ, तो क्या आप लोगों को मार देंगे? मतलब वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि इलेक्शन कोड है इसलिए इनको बाहर ही नहीं आना चाहिए था? ये एक स्लेवरी, ये एक मतलब बिल्कुल वो गुलामी वाली जो मेंटालिटी है ना, 800 साल की गुलामी की, वो क्लियर इसमें दिखाई दे रही है। कि आप रूल बुक ला रहे हो। आप जब किसी की जान गई है, जब ऐसा हादसा हुआ जो दिल को चीर देता है, उसके बाद आप रूल दिखा रहे हो, उसकी माँ को जाके रूल दिखाओ। इलेक्शन कोड, ये सब बकवास है। अब वैसे ये भी सुनने में आ रहा है, दिस इज नॉट कंफर्म्ड, कि अ, उसके क्रियाक्रम पे, लड़के के क्रियाक्रम पे, अनुराग के क्रियाक्रम पे उसकी माता जी को भी हार्ट अटैक हो गया। तो अब अनकंफर्म्ड है, न्यूज़ थी हाँ पर। जी, हाँ जी, मैंने भी सुना। जी जी। हाँ तो मतलब अगर हो हुआ होगा तो उसमें कोई सरप्राइज नहीं है। एक माता के लिए कितना मुश्किल होगा ये। मतलब ये तो एक 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 तरह का श्राप है ना, जो उनके ऊपर एक्ट हुआ है अभी, जो उनके साथ हुआ है। ये कोई माता सहन नहीं कर सकती। भले ही हार्ट अटैक हुआ या ना हुआ, वो उनकी लाइफ में जो घटा है अभी, वो कोई कॉम्पनसेशन उसको पूरा नहीं कर सकती। और मतलब लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी या जेडीयू को ब्लेम नहीं करना चाहिए, पर जेडीयू बिहार में 2005 से पावर में है, 4 टर्म्स, जी 3 टर्म्स पावर में है, और
वो लिपि सिंह भी किसी की बेटी है, कोई विधायक हैं जेडीयू के उसके, और ये लोग कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि एक एक हफ्ते में 10 दिन में जितना भी कोर्ट था, इस दिन में पुलिस ने रोक, पुलिस अपने ही करना स्टार्ट कर चुकी है, इसमें पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है, पॉलिटिशियंस इसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे, और चलो नहीं कर सकते थे इस टाइम में, इसके बाद किसी भी लीडर ने आके जेडीयू के या बीजेपी के इसको कंडेम नहीं करा। तो अब दूसरी ब्यूरोक्रेसी की बात, आईएएस लेडी ऑफिसर का आपने भी वो देखा होगा कि शुलिनी देवी माता के मंदिर में आईएएस थी, उनका नाम था रितिका जिंदल मेरे ख्याल से, वो वहां पर जाके हवन में भाग लेती हैं। और इस पर भी कई लोग जी जो जो लिब्रांडो थे उन्होंने कहा कि वाह, ब्रेकिंग स्मैशिंग पेट्रियार्की हो रहा है यहाँ पर। कुछ लोग इसको वो भी कर रहे थे कि ऐसा नहीं जी होना चाहिए था। पर जो मेरा सवाल है वो ये है कि आईएएस ऑफिसर वहां पर था ही क्यों? एक आईएएस ऑफिसर को हवन में मैनेजमेंट देखने की जरूरत ही क्या है? तो इस पर, इस पूरे आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन ओवर टेम्पल्स या मंदिर या इस पूरे सीन पर आपका क्या राय है, क्या विचार है? सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि जो आईएएस है वो एक ग्लोरिफाइड क्लर्क है। मतलब ये जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, ये एक लेगेसी है ब्रिटिश राज की, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सिविल सर्विसेज डेवलप की इस उद्देश्य से कि जो लोकल उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो नौकरशाही जिसको बोलते हैं, तो ब्रिटिशर्स के नौकर थे जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो भारतीय थे, तो भारतीयों के ऊपर भारतीयों को रख दिया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाए, है ना। तो उनको ठाट वाट दी पूरी, उनके ऐश थे, फुल इंसेंटिव, और मतलब जो जो सिविल सर्विसेज थी वो प्रेस्टिजियस इसलिए हुई क्योंकि वो कॉलोनाइजर के लिए महत्वपूर्ण थी और उनका एजेंडा पूरा करती थी, तो इसलिए सिविल सर्विसेज के उस पूरे सेटअप में एक प्रेस्टीज आई और उनको पर्क्स, और जो उनके साथ उनकी सैलरीज, उनके पर्क्स, उनको बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, ये सब दिए गए। और स्वतंत्रता के बाद यही जो रीत है ये कंटिन्यू हुई। पर एक्चुअली देखा जाए तो सिविल सर्वेंट्स, जैसा मैंने कहा कि ग्लोरिफाइड क्लर्क्स हैं, वो पेपर वर्क देखते हैं, किस तरह क्या काम करना है, मंत्रियों के साथ मंत्रियों को इन्फॉर्म करते हैं। और ये भी सच है कि मोस्टली जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है भारत में वो सिविल सर्वेंट्स के द्वारा ही होता है, क्योंकि मंत्री तो लोगों का प्रतिनिधि है, लेकिन काम करने वाले लोग तो सिविल सर्वेंट्स हैं। तो ये काम करने वाले लोग हैं और नौकरशाही इसका इसीलिए नाम है। पर यूनिक बात यह है कि जो हिंदू टेम्पल्स हैं, तो इन मंदिरों को कंट्रोल करना ये भी सिविल सर्वेंट्स के द्वारा ही होता है। और जबकि हमें ये भी पता है कि जो मस्जिदें हैं और जो चर्च है, चर्च तो हम्म बिल्कुल फ्री है, चर्चेस के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं है। उसका भी कारण यही है क्योंकि चर्च जो थे वो हम्म तो ब्रिटिशर्स के अपने लाए थे। अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन थी, अलाय थे। और मुस्लिम्स एक अलग ग्लोबल फोर्स हैं और उनका कुछ नियंत्रण है, कुछ चीजों में थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस है, बट ओवरऑल जो मस्जिदें हैं वो भी इंडिपेंडेंट हैं, उनकी ऑटोनॉमी बरकरार है। जबकि हिंदू मंदिर, विशेषतः जो बड़े मंदिर हैं, ये मंदिर गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और आईएएस ऑफिसर्स में जो अपना मन चाहे हुक्म चलाते हैं, है ना। तो पहली बात तो यह है कि इसमें ही डिस्क्रिपेंसी है कि समाज में ही विभिन्न जो मजहब हैं उनके अलग अलग रूल्स हैं। तो ये एंटी हिंदू है और ऑलरेडी एंटी हिंदू है बाय बाय नेचर इटसेल्फ, बाय डेफिनेशन इटसेल्फ। और उसके बाद यही आईएएस ऑफिसर्स, मतलब जैसे हम तमिलनाडु में देखें तो इतने सारे केसेस हैं जहां पे जो टीएनएचआरसी है उन्होंने जो अपॉइंट किए हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, वो अलग अलग प्रकार के, ना केवल करप्शन बट डिस्ट्रक्शन ऑफ हेरिटेज, इसमें उनका योगदान रहा है। कि जैसे मान लीजिए कि कोई मंदिर है, उसमें एक बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, एक कोई मंडपम है, और उस मंडपम की कार्विंग एकदम इंट्रिकेट है, जो मतलब भारतीय ये जो स्कल्पचर है उसका एक शाइनिंग एग्जाम्पल है, जो जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट होनी चाहिए थी जैसे। तो वैसे कई बार रेनोवेशन होती है तो ये लोग उसमें, इन लोगों को पता तो है नहीं, जैसा मैंने कहा कि ये क्लर्क हैं,
तो इन लोगों को पता नहीं है कि वो हेरिटेज है और उसमें किस तरह से उसको ट्रीट करना चाहिए, तो ये उसके ऊपर साफ करने के लिए सैंड ब्लास्टिंग करा देते हैं। तो ऐसे केसेस मैंने अपनी आंखों से देखे हैं जहां पे प्रेशस प्रेशस मूर्तियां, प्रेशस स्कल्पचर्स, इनके ऊपर आपने सैंड ब्लास्टिंग करा के उनकी सारी इंट्रिकसी, उनका सारा आर्टवर्क खत्म कर दिया क्योंकि आप उसको साफ कर रहे थे। तो ऐसी बेवकूफियां भी ये लोग करते हैं। करप्शन वरप्शन तो अलग कर दीजिए, वो तो बाय डेफिनेशन ही है उसका पार्ट। अब बात आती है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की जहां ये गई, तो ये लोग ऐसी ठाट से रहते हैं क्योंकि ये अपने आप को राजा समझते हैं, क्योंकि इनको इनकी ट्रेनिंग, इनको जिस तरह से शिक्षा दी गई है, तो उसमें इनको बताया जाता है कि आप एक अनवॉश्ड देहाती, मतलब अनपढ़ ऐसी पॉपुलेशन के ऊपर आपको रखा गया रूढ़िवादी। है, और आप रूढ़िवादी, हाँ रूढ़िवादी, जो एडजेक्टिव्स आपको लगाने हैं, जो एक अंग्रेज, उस जमाने का अंग्रेज 150 साल पहले जो बोलता कि ये लोग बिल्कुल पिछड़े हुए हैं और इनको सिविलाइज करने की जरूरत है, तो वही इथॉस ये आज भी इंटरनलाइज करते हैं और यही इनको सिखाया जाता है। इनके करिकुलम में भी यही होता है। अलग अलग प्रकार की ये थियोरीज, फेमिनिज्म से लेके क्रिटिकल थियोरीज, और हमारे धर्मशास्त्रों को किस तरह से ये देखते हैं, सब कुछ जो इनकी एजुकेशन में है वो इनको एंटी हिंदू, एंटी नेटिव, एंटी इंडिजिनस पीपल ये ओरिएंटेशन दे देती है। तो इसलिए दे फील दैट दे आर एंटाइटल्ड कि वो किसी मंदिर में जाएं और वहां लेक्चर दें उनको कि भाई ये क्या लगा रखा है, ये क्या सुपरस्टिशन है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस तरह किया जाता है। अबे तू कौन और तेरा क्या अधिकार है इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं फाइनली इस मुद्दे पे मेरे दिमाग में है वो ये है कि अ, ये जो सरकारी नौकर आई वहां पे और उसने अपनी ये एक तरह की तानाशाही की, तो जो पुरोहित थे, जो वहां पे हिंदू भक्त थे, जो डेवोटीज थे, उन्होंने ये होने कैसे दिया। तो ये फिर से बात वहीं आ जाती है कि जो ये गुलामी वाली मेंटालिटी है ना, कि हम्म। कोई खड़ा नहीं हुआ, किसी ने ये नहीं बोला कि तुम कौन हो भाई, हम नहीं होने देंगे, ये तुम्हारा मतलब ही नहीं है मंदिर के अंदर क्या हो रहा है, तुम कैसे यहाँ कर सकती हो। तो जो वहां पे पंडित भी हैं वो भी इसमें भागीदार हैं, क्योंकि उनका काम धर्म की रक्षा है। और वो जब सरकार के किसी नौकर से डर के अगर वो इतना भी नहीं कर सकते कि जो देवी देवता है उनकी पूजा जिस तरह से हो रही है उसमें कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो वो अपने काम में फेल कर रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से प्रॉब्लम है मेरे अनुसार। यहाँ पर मैं अब ब्यूरोक्रेसी की एक नई चरम पे जाना चाहता हूँ, एक बड़े स्टेप पर जाना चाहता हूँ। अब हम बात करते हैं अजीत डोभाल जी की। तो अभी पीछे एक वीडियो आई थी उनकी, उसमें वो, मुझे नहीं पता क्या कहना चाह रहे थे, वो वीडियो आपने भी शेयर करी थी। वो जी जी। ये कहते हैं वीडियो में कि हम जो हैं, हम राष्ट्र की, हम राज्य की सुरक्षा करते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा हम नहीं करते हैं। जिससे ये पता चलता है कि ये लोग, जो अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो ब्यूरोक्रेसी है, ये लोग हिंदू कॉज के लिए कुछ नहीं करेंगे। और इसका एक और बहुत बड़ा महत्व ये है कि ये कोई न्यूज चैनल पे नहीं बात हो रही थी, ये लोग, ये अजय डोभाल जी साधुओं के बीच में बैठे थे और उनसे ये बातें कर जी रहे जी थे। तो जी। जिन जिन लोगों को वीडियो देखनी है, उन्होंने नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, वहां पर जाके देख सकते हो। तो आशीष जी, अगर आप हमें बता सकें, इसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में ला सकें कि वो कहना क्या चाहते थे। वो ये कह रहे थे उसमें, मैंने जो ट्वीट शेयर किया था वो मैंने इसीलिए किया था क्योंकि जो उनकी मैसेजिंग थी वो टोटली कंफ्यूज थी। वो ये कह रहे थे कि हम एक सिविलाइजेशन है, हम एक सभ्यता है, और हम जो जो भारत है, भारत को हम सिविलाइजेशनल स्टेट के रूप में देखते हैं। पर साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि एक सेक्युलर सिविलाइजेशनल स्टेट है। तो वो समझ नहीं आया कि अगर वो सिविलाइजेशनल है तो सिविलाइजेशन जो है वो मोर और लेस 80% इन्फॉर्म्ड बाय हिंदू धर्म है। हम्म। सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, ये एक और नया एक शब्द जो हाईजैक हो गया है, सिविलाइजेशन। अब जो जब से सिविलाइजेशन बोलना शुरू किया तब से उसके बाद अब सब सिविलाइजेशन बोलते हैं और इसमें अपने अपने इंटरप्रिटेशन डाल देते हैं। तो अगर वो धार्मिक सिविलाइजेशन नहीं है तो वो कौन सी सिविलाइजेशन है फिर भाई। और अगर आप इस चीज से कतरा रहे हो, ये तो वो वाली बात हो गई ना कि योगा इज नॉट हिंदू, कि आप योगा कर लो, है, आप हठ योग में सब कुछ सीख लो,
उसके बाद आप अपने अपने नए नए वर्जन निकालो, बियर योगा, बाटी योगा, दिस योगा, सेक्स योगा, जो भी है। गोट योगा। तो उसी तरह, हाँ, तो उसी तरह अब ये सिविलाइजेशन का भी कर रहे हैं, सेक्युलर सिविलाइजेशन। अब कल को बोलेंगे कि दिस इज एक्चुअली इस्लामिक, क्रिश्चियन एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन, बट नॉट हिंदू सिविलाइजेशन, बट वी आर अ सिविलाइजेशनल स्टेट। तो तो ऐसा कंफ्यूजन जो हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आप ओपनली अपनी पहचान को नहीं गले लगा पा रहे। आप यू कैन नॉट वेयर योर आइडेंटिटी ऑन योर स्लीव। आप ये नहीं बोल सकते क्योंकि ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाता है, और शायद आपके अलग अलग कंपल्शंस हैं, पता नहीं किस तरह के पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं जो आप ये चीज नहीं बोल सकते, जबकि ये बोलने में कोई शर्म की बात नहीं है। या तो आप चुप रहो, या तो आप ना बोलो कि ये सिविलाइजेशनल स्टेट है, तो बात खत्म हो गई, जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। लेकिन अगर आप सिविलाइजेशन स्टेट बोल रहे हैं तो उसके सेक्युलर कहाँ जोड़ रहे हैं, उसमें सेक्युलर कैसे हुआ, कहाँ क्या मतलब है उसका? तो वही मेरा प्रश्न था उस ट्वीट में। दूसरी बात जो अजीत डोभाल जी की जो है एक बहुत खास बात, वो ये है कि वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक है उनकी, और हाल में वो शाहीन बाग में और ये जो मरकज में ये जो आए थे हमारे अतिथिगण, जिन्होंने कोरोना के संचार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इन लोगों को रात के 2 बजे इनसे मिलने जाते थे। मतलब जो काम एक हवलदार का होना चाहिए वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कर रहा था, उनके साथ बैठ के बातें करना कि नहीं नहीं अब तुम घर चले जाओ। शाहीन बाग में बोला नहीं नहीं इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे ठीक क्या होना है भाई, और तुम क्या वहां कर रहे हो ये कोई समझा दे यार, तुम कैसे जा रहे हो वहां पे, तुम्हारा काम है क्या ये? और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक एक बहुत ही डिग्निफाइड, एक डिग्निटी वाली पोजीशन है। और मेरे अनुसार, हाँ मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे अनुसार एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। उनका जो काम है, ही हैज हिज वर्क कट आउट, वो सिक्योरिटी का है। और नेताओं को करने दीजिए ये सब काम, गृह मंत्री कर सकते हैं, प्रधानमंत्री कर सकते हैं, बाकी सब कैबिनेट मिनिस्टर्स कर सकते हैं, एमपीज कर सकते हैं, एमएलए कर सकते हैं, जरूरत से ज्यादा लोग हैं पॉलिटिक्स करने के लिए। लेकिन आप इससे अलग ही रहें क्योंकि आपका ये काम नहीं है। और आप जब ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं तो एक बहुत गलत प्रेसिडेंस सेट करते हैं। तो इनकी ये खासियत रही है हाल ही में कि ये मुस्लिम अपीजमेंट में कुछ ज्यादा, मतलब प्रमुख भूमिका निभाने के लिए ऐसा लगता है कि बड़े तत्पर हैं। उसका कारण मैं नहीं जानता, पर ये बहुत गलत है। अब मैं आपसे बहुत एक सब्जेक्टिव सवाल पूछता हूँ, आपके विचार में जी। इस टाइम में बेस्ट पॉलिटिशियन और बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? नहीं, मुझसे पूछा जाए तो मैं मैं कहूंगा कि मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं। अगर बेस्ट ऑफ, मतलब अगर मुझे, जैसे मैं वोट जब करता हूँ तो बीजेपी को ही करता हूँ, पर इट इज हम्म। फार फ्रॉम एनी डेफिनेशन ऑफ बेस्ट। बेस्ट में कुछ तो अच्छा होगा ना, तो वैसा मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है। पर हाँ, अगर चूज करना ही है तो वो तो क्लियर है कि मतलब पहले भी हमने बीजेपी को ही वोट किया, अभी भी वही करते हैं, और मुझे लगता है कि इस चीज का फायदा भाजपा उठाती है, और उठाती आ रही है और आगे उठाएगी भी। ये बोलना कि नोटा या दूसरी चीजें, मतलब कि आप वोट ना करें या नोटा दबाएं, ये मैं इंडिविजुअल चॉइस समझता हूँ, कि ये एक इंडिविजुअल का हक है कि वो अगर नोटा देना चाहे तो। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर आप मुझे ये कहें कि मैं नोटा दबा के आया हूँ, तो मैं आपसे पूरी तरह सहानुभूति रखूंगा और मैं ये कहूंगा कि हाँ अच्छा तुमने, मैं समझता हूँ कि क्यों नोटा दबाया। पर मैं एक ऐसा मतलब मेरा पर्सनल विचारधारा ये है कि मैं नोटा के लिए मतलब कैनवसिंग नहीं करूंगा। नोटा मैं जाके 1,000 लोगों को ये नहीं बोलूंगा नोटा दबाते हैं, पर जो करते हैं उनसे भी मैं सहमत हूँ। लेकिन अभी आज के इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी हिंदू हित में बात नहीं करती, और उसके रीजन जो है, उसके कारण बहुत ही गहरे हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमारा जो स्टेट ही है, जो स्टेट अपैरेटस है, वो एक
कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट अपैरेटस है, और जो भी पार्टी उसको कैप्चर करना चाहे उसको समझौते करने पड़ते हैं। समझौते, अच्छा, अब ये फिर से बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मेरा अगला सवाल ही आपसे ये था कि हमने अक्सर देखा कि जब ये पॉलिटिकल कैंपेनिंग होती है, रैलीज होती हैं, इसमें जो भाजपा है वो बढ़ चढ़कर हिंदू भावनाओं पर बात करती है। पर जब ये पावर में आ जाती है, अब 6 साल हो गए, 6 साल में मतलब ये सेकुलरिज्म का कुछ होता है इनको कि सेकुलरिज्म की ओट हो जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है, पर ये चुप हो जाते हैं, कोई काम नहीं करते उसके ऊपर। अब हमने अभी देखा कि फ्रांस में क्या हो रहा है। कुछ दिन पहले एक फ्रेंच टीचर की गर्दन उतार दी गई, और आज फिर से एक चर्च में 2 लेडीज की गर्दन उतार दी गई और एक घायल है क्रिटिकल तौर पर। तो और हमारे भी यहाँ पर जी कुछ कम नहीं होता। हमारे यहाँ कमलेश तिवारी का केस है, अभी राहुल ठाकुर राजस्थान में जो पुजारी थे उनका केस है, पालगढ़ साधुओं का है, और ये तो अभी मैं रिसेंट बता रहा हूँ, ऐसा बहुत होता है। पर हमारे जो जी। हिंदुत्व के लीडर होते हैं जब रैलीज में होते हैं वो एकदम से गायब हो जाते हैं। अब आप बात करते हैं दबाव की, तो क्या है ये दबाव की ये हिंदुत्व वाले लोग 6 साल से मौन हैं, कोई आगे आके बीजेपी ने तो किसी भी इन जितने भी मैंने केसेस का नाम लिया उनमें से किसी में भी आके किसी भी लीडर ने कोई गवाही नहीं दी। तो ऐसा क्यों होता है आपके हिसाब से? जैसा मैंने कहा कि जो स्टेट अपैरेटस है वही कॉम्प्रोमाइज्ड है, और अम, जहाँ जहाँ तक मुझे याद है, शायद हमने इस बारे में आपकी हमारे जो पहली बार बात हुई थी तब तब भी हमने इस बारे में थोड़ी वार्तालाप की थी कि जो नेशन स्टेट है वो जब आप उसको एक एंटिटी की तरह देखते हैं कि उसकी जगह क्या है आज की ग्लोबलाइज्ड दुनिया में, तो नेशन स्टेट का जो रोल है वो बहुत सीमित हो गया है। जब नेशन स्टेट्स बने तब उनका रोल इंपीरियलिज्म का रोल था, क्योंकि ईस्ट ऑफ वेस्टफेलिया में उन्होंने यूरोपियन पावर्स ने ये डिसाइड किया कि जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया थी कि हम एक दूसरे से लड़ना बंद करेंगे और अपनी अपनी डिस्टेंस रखेंगे और अपने अपने जो एरियाज हैं उनको मैनेज करेंगे, और उससे उनको बहुत फायदा हुआ क्योंकि उनका जो 100 ईयर वॉर पीरियड था वो खत्म हुआ, तो सोसाइटी स्टेबल हो गई। और उसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, और जैसे जैसे ये जो कंट्रीज थी, यूरोपियन पावर्स थे, इन्होंने रॉ मटेरियल और मार्केट्स की तलाश में पूरी दुनिया को कॉलोनाइज करना शुरू किया। तो नेशन स्टेट्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उस समय निभाई इस कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस में। पहले तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और यहाँ पे उन्होंने अपना सेटअप किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी फुल फ्लेज्ड आर्म्ड फोर्सेस के साथ थी, उनकी अपनी प्राइवेट आर्मी थी, है ना। उन्होंने जब यहाँ पे अपना डेरा जमाया, उसके बाद जो क्राउन है, जो ब्रिटिश एम्पायर है, वो स्वयं आके यहाँ रुका, यहाँ आया और रूल करने लगा। तो ब्रिटिश इंडिया बिकेम अ फॉर्मल कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। तो तब से ही आज तक जो कॉरपोरेशन है, जिसको हम बिजनेस कॉरपोरेशन, जो कंपनीज है जिसको आज हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बोलते हैं, तो ये जो कॉरपोरेशन हैं और जो नेशन स्टेट है, ये बहुत डीपली इंटरकनेक्टेड है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर एम्पायर आया, और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी जो 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 कॉरपोरेशन थी और जो एम्पायर था, एम्पायर का पलड़ा भारी था, क्योंकि वो आर्मी भी कंट्रोल करते थे, उनके पास टेरिटरी भी थी और उनके पास लोगों का समर्थन था। विद टाइम, जैसे जैसे हम मॉडर्न एरा में आते गए और स्वतंत्रता के बाद इस एरा में जब ग्लोबलाइज्ड हो गई, जब ग्लोबलाइजेशन हुई, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई, और नई नई ट्रीटीज, ट्रेड बिकेम द सेंट्रल फोर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इस समय पे मतलब ग्लोबलाइज्ड ट्रेड, जो ग्लोबल कैपिटलिज्म जिसको आप आज जानते हैं, तो ये जब इमर्ज हुआ तो जो नेशन स्टेट्स हैं वो वीक होते गए और कॉरपोरेशंस ज्यादा पावरफुल होती गई। तो आज जो स्थिति है वो ये है कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो केवल मोनोपोली ऑन वायलेंस जो है ना स्टेट की, कि पुलिस है, आर्मी है, और केवल स्टेट ही वायलेंस कर सकता है। ये एक मॉडर्न एरा का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि मैं हथियार लेके जाके लड़ नहीं सकता स्ट्रीट पे। तो ये जो मोनोपोली ऑफ वायलेंस है स्टेट की, यही एक चीज है जो उसको रेलेवेंट रखती है आज। बाकी सारा काम वो कॉरपोरेशंस की सेवा में अर्पित करते हैं कि
कोई बाहर की बड़ी कंपनी, कोका कोला आ गई, सोनी कॉरपोरेशन आ गई, ये आ गई, वो आ गई, और इनके लिए जो 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 एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, वो फीजिबल बनाना कि ये लोग बिजनेस कर सकें, ये स्टेट का रोल है प्राइमरी। और उस लिहाज से जब स्टेट्स ही वीकन हो रहे हैं, तो स्टेट्स का अपने लोगों के ऊपर, और साथ ही जो कल्चरल चेंज इस वजह से आई इस ग्लोबलाइज सोसाइटी में, तो आज आप देखते हैं कि लोग आर्मी को क्वेश्चन करते हैं, आज आप देखते हैं कि लोग ये कहते हैं कि हम, हमारी पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है, पाकिस्तान तो बहुत बढ़िया है, ये है वो है। तो ये जो ट्रांसनेशनल, ये जो ग्लोबलाइज्ड सिटीजनशिप का जो ये सपना है, ये लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि अब उन्हें नेशनलिज्म में कोई मतलब नजर नहीं आता, क्योंकि ग्लोबल कल्चर है, नेशन स्टेट्स खत्म हो चुके हैं, और जो ये कॉरपोरेशन है, ये कंज्यूमरिस्ट कल्चर बन चुका है जो सब जगह सेम है। तो ऐसी सिचुएशन में जब सरकार का रोल कम कम हो गया है, सरकार की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, और सब कुछ डिटरमिन्ड रहता है कि कोई दूसरा दूसरा स्टेट या जो कोई पावरफुल कंट्री है या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, वो अगर लॉबी करके, वो सरकार को कंट्रोल करके लॉज पास करवा सकती हैं, तो इसलिए स्टेट का जो है ना, ऊपर ऊपर से ढांचा ही है कि हमें लगता है कि हमने वो अपना जो उम्मीदवार है वो चुन लिया, और वो उम्मीदवार अब राजा की तरह आके सब कुछ चेंज कर देगा। वो जमाने गए, अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो राजा जो है ना, वो एक कठपुतली है जिसकी जो डोर है वो किसी और के हाथ में है। तो इसको अलग अलग थियोरीज अलग अलग नाम देती हैं, कोई कहता है डीप स्टेट है, कोई कहता है कुछ और है, पर बेसिकली जो डायनेमिक है वो मैंने आपको मोटे तौर से ये उसका मैंने वर्णन दे दिया। तो इस चीज में जो हिंदू है ना, क्योंकि हिंदू जो है वो टोटली आइसोलेटेड है, कोई सिविलाइजेशनल सेंस नहीं है, और और इसलिए हिंदू जो है उनको लगता है कि हमने वोट कर दिया तो बस अब बाकी की चीजें ये कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, अब दुनिया बदल चुकी है, और जब तक हिंदू उस माइंडसेट से, उस हिप्नोटाइज जो हो गए हैं, और जो वो दे आर रिफ्यूजिंग टू सी रियलिटी एज इट इज टुडे, जब तक वो उस माइंडसेट से बाहर नहीं आएंगे तब तक ऐसा होता रहेगा। और कोई सरकार, कोई पार्टी आपके लिए कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि वो अलग गेम खेल रहे हैं, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं। अब मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा, मैं उस पर एक कदम पीछे लूंगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी और आरएसएस ने कभी हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, किया होगा, 20वीं सदी में किया है, और जो हिंदू हैं इनको बहुत उम्मीद होती है कि बीजेपी आएगी, आरएसएस आएगी, ये कुछ करेंगे। तो हिंदुओं को ये उम्मीद है क्यों कि ऐसा कुछ होगा? तो और पर इससे पहले आप इसका जवाब दें, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें। अगर हम बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, ये इसलिए कर रहे हैं कि हमें बीजेपी से कुछ उम्मीद है, और कोई भी कमेंट सेक्शन में मुझे कांग्रेस तो आईटी नहीं है, सेल, आपको होगी। मुझे है, तो कोई भी कमेंट सेक्शन में कांग्रेस आईटी सेल नहीं बोलेगा, दिल से बुरा लगता है भाई। तो कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए, मिट जाना चाहिए। अब आप जवाब दे सकते हैं। इसका मैंने पार्शली पहले जो अभी बोला था उसमें मैंने कवर किया ये कि हिंदू जो हैं वो जिस तरह से दुनिया को देखते हैं वो वही गलत है। और वो इस तरह से दुनिया को इसलिए देखते हैं क्योंकि उनकी जो हमारी उनकी क्या हमारी जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन में हमें सही ढंग से एम्पावर नहीं किया गया। हमें ये बताया जाता है, हमें एक तरह से इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, हमारे ऊपर प्रोपेगेंडा चलाया जाता है एजुकेशन के नाम पे, जिसकी वजह से हम एक एक पर्टिकुलर तरीके से सोचने लगते हैं। और वो सोच जो है वो अपने आप में हमें उलझाए रखती है कि इलेक्शन साइकिल होगा, अब मैं ये चूज करूंगा, अब अहिंसा है और ये है। तो दुनिया इन इन चीजों को नहीं मानती। तो जो मैंने एक वीडियो भी किया था, इन्फिनिट वर्सेस फाइनाइट गेम्स, तो गेम थियरी का वो था, तो उसके अगर मैं उसका उदाहरण लूं तो उसमें यही होता है कि अगर आप फाइनाइट प्लेयर हैं तो आप ये रूल्स में उलझे रहते हैं कि हाँ अब मैंने, जैसे कि कश्मीर में 2 आतंकवादी मर गए, ये जी स्कोर हो गया, 2 आतंकवादी मार दिए, ऐसे ही खत्म कर देंगे सबको। तो ये एक फाइनाइट प्लेयर मेंटालिटी है कि जिसमें आप ये छोटी छोटी, ये जो छोटी छोटी विक्ट्रीज हैं, सो कॉल्ड विक्ट्रीज, उनको आप बढ़ा चढ़ा के उनको आप उसको बहुत ही बड़े कैनवस पर देखते हैं कि ये कमाल हो गया, वाह 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 वाह, तो हम तो अब जीतने ही वाले हैं बस। लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक इन्फिनिट गेम है।
ये कभी खत्म नहीं होने वाली। आपने 2 आतंकवादियों को मार दिया तो उसका मतलब नहीं है कि सारे आतंकवादी आप मार सकोगे, वो एक इन्फिनिट सप्लाई है, क्योंकि वो उनकी सोच वैसी है। आप चाहे उनको जॉब्स दे दो, आप चाहे उनके लिए रेलवे दे दो, वहां पे अच्छे एयरपोर्ट बना दो, कुछ भी कर दो, लेकिन वो सोच नहीं बदलने वाली। एंड यू हैव टू लर्न टू डील विद इट। और उसके साथ डील करने का मतलब ये है कि आप भी इसी सोच, आप भी इन्फिनिट हम्म प्लेयर बने, और आप इन छोटी छोटी इन रूल्स में ना उलझें। आप ये बताएं कि आप अपने आप को किस तरह, आप हाउ डू यू एक्सरसाइज पावर। तो पावर को एक्सरसाइज करना, ठीक है, फ्रॉम अ कलेक्टिव पर्सपेक्टिव ऑल्सो। एक तो हुआ पावर, स्टेट पावर है कि स्टेट पावर कैप्चर किया, ठीक है। दूसरा है कि आप एज अ कलेक्टिव पावर कैसे एग्जर्ट करते हैं, उसमें आप इस्लाम से सीखें, मुसलमानों से, कि आप इस सिचुएशन में हैं, मुसलमान जैसे हैं, मुसलमानों ने फ्रांस में तबाही मचा रखी है और और उसके साथ ये करने के बावजूद वो अपोलोजेटिक नहीं है, उन्होंने कहीं सॉरी नहीं बोला। ये पावर है कि वो जो करना चाहें कर सकते हैं, और उसके बावजूद भी वो ये बोल सकते हैं कि यार तुम लोग क्या गलत कर रहे हो हमारे साथ। सीए में जो इन्होंने किया, शाहीन बाग में जाके बैठ गए और बोलने लगे कि अरे गलत है, हमारा कत्ल हो गया, ये हो गया। अरे किसने कत्ल, हिंदू यही नहीं समझ पाए कि किसका कत्ल हुआ, क्या हुआ, ये क्या बोल रहे हैं। तो कुछ तो हुआ ही होगा यार, क्योंकि वो फाइनाइट प्लेयर है। वो तो हम्म ऐसे ही सोचते हैं कि यार इनके साथ बड़ा गलत हुआ यार। आप किसी मतलब जो ज्यादा इन चीजों में उलझा नहीं रहता, एक नॉर्मल हिंदू अपने किसी पड़ोसी से पूछ लें तो बोलेंगे यार कुछ तो गलत ही हुआ होगा यार, इनके साथ ऐसे थोड़ी आते हैं लोग सड़कों पे। लेकिन ये लोग गेम खेल रहे हैं, ये लोग एक कदम आगे, एक कदम क्या 10 कदम आगे हैं आपसे, जो कि ये हिलने नहीं दे रहे, अनकॉम्प्रोमाइजिंग है अपने स्टैंड पे। इन्हें 100 साल में मतलब भारत को पाकिस्तान बनाना है, तो ये उस 100 साल की गेम खेल रहे हैं। समझ रहे हैं, वो सेम चीज जैसे कि हम उसका एग्जांपल अगर लें, चाइना इंडिया, चाइना इंडिया पॉलिसी, राइट। तो चाइना हमेशा परेशान क्यों करता रहता है, मतलब ऐसे लगता है कि चाइना एक बुली है, आप अपनी हम्म क्लास में बैठे हुए हैं और ये आदमी आके ना आपको पीछे से या तो कोई सुई चुभा देगा या आपको पीछे से एक चपेट मार देगा, जबकि उसको कोई लेना देना नहीं, आपने उसको कुछ नहीं बिगाड़ा, ठीक है। लेकिन वो करता रहेगा ताकि आप इवेंचुअली यू गिव इन, है ना। तो वो उसकी गेम है, वो चलता रहेगा, वो एग्जर्ट कर रहा है, दैट इज द डायनेमिक्स ऑफ पावर। पावर ऐसे ही चलता है, हम्म वो ये सब रूल्स नहीं मानता, वो मोरालिटी में नहीं उलझा रहेगा। यही भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा था, अगर मैं इफ आई टेक द लिबर्टी ऑफ कोटिंग हिम, तो तो अर्जुन के लिए मैसेज भी यही था ना, कि भाई तुम हम्म ये इन सब चीजों में मत उलझो कि क्या वो वर्ण व्यवस्था बिगड़ जाएगी, या महिलाएं उनकी शादी उससे हो जाएगी और वर्ण संकर हो जाएगा, ये सब बकवास में मत उलझो। तुम्हारा काम अभी फाइट करना है, एक्ट। एक्ट मीन्स पावर। सो वो पावर जो है ना, वो हिंदू समाज एक्सरसाइज करना नहीं जानता, क्योंकि हम 800 साल की गुलामी से होके यहाँ तक पहुंचे हैं। और जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके, हमें जो स्वभाव है उसको हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा, और आगे अगर हम सरवाइव करना चाहते हैं, अगर हम जीवित रहना चाहते हैं एज हिंदूज, तो हमें ये पावर एक्सरसाइज करना सीखना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर कहते हैं कि इस पूरे जो हमारा ये स्टेट है इसके ऊपर हमारी जो एजुकेशन है उसका बहुत रोल है। जो हमें हमारा हिंदू टेम्पल कंट्रोल हमारे पास नहीं है, तो इसका बहुत बड़ा रोल है। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई साधु को पीएम की कुर्सी पर बिठा दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या इस पूरी सोच में, क्या इस पूरे प्रोसेस में हिंदू की सोच में फर्क आएगा? क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि गुरु, जो साधु है, जो योगी है, वो गुरु रहा है, मंत्री रहा है, रणनीतिज्ञ रहा है, पर वो कभी देश या राज्य को चलाने की गद्दी पर नहीं बैठा, मेरे हिसाब से, मतलब जितना मैंने पढ़ा है, जितना मुझे जानकारी है। अगर योगी जी को ये अवसर मिले तो आपको लगता है कि हिंदू कॉज में फर्क पड़ेगा कि, और उससे भी बड़ी बात कि क्या हिंदू टेम्पल्स को इंडिपेंडेंस मिलेगा अगर योगी जी कुर्सी पर आते हैं तो? योगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने आते ही बहुत भयंकर काम किए थे, मतलब जबरदस्त। सबसे पहला जिसमें था कि जो ये इलीगल स्लॉटर हाउसेस हैं उनको बैन कर दिया था। लेकिन वो कितनी देर चला, वापस स्लॉटर हाउसेस शुरू हुए, वापस गायें कटने लगी,
क्योंकि एक इंडिविजुअल की बात नहीं है ये कोई कोई विशेष व्यक्ति आ जाए, चाहे भले ही वो साधु हो, योगी हो, कोई भी हो, कोई विशेष व्यक्ति आके ये चीज चेंज कर दे, ये सिर्फ फिल्मों में होता है या हिंदुओं की मस्तिष्क में होता है। रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता। रियलिटी में इंस्टीट्यूशनल चेंजेस करनी पड़ती हैं। रियलिटी में छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना पड़ता है। रियलिटी में प्रेशर ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं। जूरिस्प्रूडेंस को रिवाइज करना पड़ता है आपको। जो बेसिकली जिस तरह से आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो पब्लिक मोरालिटी से उसका, जैसे कि जेसाई दीपक हैं, उन्होंने इसके बारे में एक लंबे सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लिखे हैं ऑन डीकॉलोनाइजिंग द इंडियन माइंड, ऐसे करके फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव। तो वो जब तक आप वो नहीं करेंगे, जब तक आपका जो जो आपका कल्चर है और जो आपका लॉ है उसके बीच जो इंट्रिकेट रिलेशनशिप है, जो 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 डीप बॉन्ड है, जब तक वो आप एस्टेब्लिश नहीं करते तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप एक आदमी के वहां किसी जगह रहने से उसके इंटेंशंस मैटर नहीं करते, मैटर करता है कि वो किस तरह से उसको कर पाएगा। जब आपकी सारी स्टेट मशीनरी ही कॉम्प्रोमाइज है, जैसा मैंने कहा, जब आपके सिविल सर्वेंट्स ऐसे महान हस्तियां हैं जो मंदिर में जाके पुजारी को बोल रहे हैं पूजा कैसे करनी है, समझ रहे हैं, तो जब वैसा है तो आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं उखाड़ सकते आप। तो इसलिए मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि जब जब भी हम ये बात करते हैं कि मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा, ठीक है, कोई कोई चीज उन्होंने कह दी, जैसे वो अभी एक वो मारथोमा वाले जो थे उनके बारे में उन्होंने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे शब्द बोल दिए, तो हमने एक वीडियो भी बनाया था 2 मिनट का। 2 मिनट में ही बहुत कुछ बोल दिया हमने कि ये कौन है, कहाँ से आते हैं, इनकी क्या हिस्ट्री है। 2 मिनट नहीं चाहिए उनका सारा कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए। तो ऐसे लोगों की वो को वो बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कई बार और उनकी तारीफ करते हैं, तो यानी कि ही अलाइंस विद ऑल द रॉन्ग पीपल। और उसमें जब वो ऐसा करते हैं तो लोग बोलते हैं अरे अरे ये तो तकिया है, ये तो कर तो अपना काम रहे हैं ना। और फिर बोलेंगे कि ये तो करते हैं, ये बोलने बोलने से क्या होता है, और ये तो दिन में 20 घंटे काम करते हैं। तो मेरा मानना है कि जो प्रधानमंत्री हैं और ऐसी लेवल पे जो लीडरशिप होती है उनका काम करने का कम और बोलने का ज्यादा होता है। क्योंकि करते तो सिविल सर्वेंट्स हैं, बोलने का इसलिए क्योंकि जो लीडर बोलता है वो लोग मानते हैं। और विशेषतः जैसे जो मोदी जी जैसे जो लोकप्रिय लीडर हैं, ऐसे लीडर बार बार नहीं आते। तो जब ये कोई चीज बोलते हैं, किसी चीज किसी पॉइंट ऑफ व्यू को एंडोर्स करते हैं, तो लोग सुनते हैं और लोग उसको सीरियसली लेते हैं। तो इनके ऊपर एक एडिशनल उत्तरदायित्व बन जाता है कि ये जो बोले वो सोच समझ के बोले, और ना ही सोच समझ के, केवल सोच समझ के ही नहीं, बल्कि इस तरह बोलें कि लोगों के माइंडसेट चेंज हो। क्योंकि हम एक कॉलोनाइज सोसाइटी हैं और एक लीडर का काम है कि पहले तो खुद डीकॉलोनाइज्ड हो और फिर वही डीकॉलोनाइजेशन जो है वो मास मूवमेंट्स ही बने। जैसे इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया और विकास को एक इशू बनाया, तो ये डेवलपमेंट प्रोग्रेस ये हमने बहुत देखा है। ये नए शब्द हैं पुरानी भाषा में, मतलब पुराने कॉन्सेप्ट नए शब्दों में बोले जा रहे हैं, तो ये हमने बहुत देखा है। अब कुछ नई बात करें, कुछ सिविलाइजेशनल बोले, कुछ सांस्कृतिक विषयों पे अपनी राय दें, ताकि लोग भी समझे कि हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंस की है। और यदि मोदी जी ये नहीं बोलते तो उसका मतलब ये है कि या तो वो खुद नहीं समझते या उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में। तो फिर वो चाहे 20 घंटे काम करें, चाहे वो 24 में से 26 घंटे काम करें, उससे क्या होने वाला है? ठीक है, ये मेरा मानना है। अब उसमें बहुत लोग नाराज हो जाए, लेकिन बोलने में तो कोई टैक्स नहीं लगता। तो मतलब आप चाणक्य जी की रणनीति को डाउट कर रहे हैं? नहीं, मैं डाउट नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि रणनीति है ही नहीं। ये तो पॉलिटिक्स ऑफ एक्सपीडियंसी है कि जो कन्वीनियंट हो गया कर दिया। उसमें कई बार पासा हमारे फेवर में भी पलट सकता है, जैसे कि अनुच्छेद 370 का जाना, तो ये चांस की बात है कि ये आपके फेवर में आ गया।
लेकिन अब कल को वो वापस उसको स्टेट बना देंगे तो वो वापस जो एक कदम आगे चला है 10 कदम पीछे हो जाएगा। जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारे फेवर में था, मतलब हमारे फेवर में इस तरह से था कि वो एक स्टेटमेंट था जो ये कहता था कि भारत एक सिविलाइजेशन स्टेट है और हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हिंदुओं के लिए और बाकी जैसे बुद्ध हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, इन सब के लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ये लोग अलग अलग कंट्रीज में माइनॉरिटी में है और अगर इनके साथ कुछ गलत होता है तो वो कहाँ जाएगा, वो भारत ही आएगा। तो ये एक स्टेटमेंट था, तो वो हमारे फेवर में आ गया। लेकिन जिस तरह से वो एग्जीक्यूट किया गया था, एग्जीक्यूट किया उसके बारे में सोचा ही नहीं था उसमें, मतलब फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग भी नहीं थी, सेकंड ऑर्डर तो दूर की बात की मैं ये करूंगा उधर से ऐसा रिएक्शन होगा तो फिर मैं ये करूंगा, वो सेकंड ऑर्डर थिंकिंग है। इसमें तो ये भी नहीं था कि मैं ये करूंगा ऐसे होगा, दूसरी तरफ से रिएक्शन होगा, उसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं था, वो क्लियर है। तो वो हमारे फेवर में आ गया तो हम बहुत खुश हो गए फाइनाइट प्लेयर्स की तरह कि बम कमाल हो गया। लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन आया उससे ये भी जो नॉर्मलाइज हो गया ये डिस्कोर्स कि एक आम सड़क छाप वो जो लीडर था उनका वो ये बोल सकता था, उसने नेशनल टेलीविजन पे ये बोला और सारे प्रिंट और मीडिया में सब जगह आया कि हम चिकन नेक पे भारत की सप्लाई रोक देंगे। ये हिम्मत, ये डिस्कोर्स में बोलना, ये ओवरटन विंडो का शिफ्ट होना, ये किसी की कैलकुलेशन में नहीं था। तो इसलिए रणनीति है ही नहीं, उसके ऊपर टिप्पणी क्या करें। तो आपके हिसाब से जो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है क्या होना चाहिए? मतलब जरूरी नहीं है कि आप जो वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसका ब्लूप्रिंट लें या कुछ करें। तो मैं यहाँ पर ना जो आपके अपवर्ड को फाउंडर अजय शर्मा है उनका ट्वीट भी पढ़ना चाहूंगा, दो ट्वीट्स एक्चुअली। तो वो कहते हैं कि जी Hindus need to re-establish their civilizational authority, reject the present day state and its flag bearers and beneficiaries. उनका दूसरा ट्वीट आता है, वो कहते हैं कि द रूट कॉज ऑफ आउटसोर्सिंग ऑल द पुरुषार्थ्स धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष टू द स्टेट द हिंदू सोसाइटी हैज रेंडर्ड इटसेल्फ तामसिक, दैट इज इनर्ट। देयर इज अ रीजन व्हाई अ बिग स्टेट इज कॉल्ड असुरिक। हिंदूज नीड टू रिवाइटलाइज देमसेल्व्स बाय बिकमिंग मार्शल। तो अगर आप इस पे थोड़ी रोशनी डाल सकें। जी जी। तो मतलब अगर इसको संक्षेप में बोलूं तो ये है, इसका कहने का मतलब इस ट्वीट में इनका कहने का मतलब ये है कि जो जो मैं अभी बोल रहा था कि जो हिंदू सोसाइटी है उसके लिए एक जीवन मरण का प्रश्न बन चुका है ये कि इलेक्शंस के आगे देखना, कि इतना ही नहीं कि मैंने वोट कर दिया और मैंने मोदी जी को कुर्सी पर बिठा दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि लोग इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि ये बीजेपी को क्लीन चिट जा रहा है। ये बीजेपी को ही नहीं, सबको जा रहा है, सबको क्लीन चिट जा रहा है, कोई भी वहां पे हो वो कुछ नहीं करने वाला आपके लिए, फॉर द रीजंस दैट आई जस्ट मेंशन। तो अगर आपको जीवित रहना है तो आपको संगठित होना पड़ेगा, और संगठित होने के लिए आपको इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे जो लॉन्ग टर्म गेम खेले, जो ये देखें, जो जैसे जो मैंने अपने उस वीडियो में ये भी बोला था कि थिंक टैंक की बात करते हैं, तो हिंदुओं के पास कौन सा ऐसा थिंक टैंक है? पहले तो मतलब हिंदुओं के लिए थिंक टैंक होने का मतलब है वेबसाइट खोल देना। मैं भी अपने आप को थिंक टैंक बोल सकता हूँ, लेकिन थिंक टैंक का मतलब ये है कि वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं। वो ये देखते हैं कि आज से 100 साल बाद भारत कहाँ होना चाहिए या हिंदू समाज कहाँ होना चाहिए, हमारे क्या क्या, हमारा रोड मैप क्या है, 5 साल में हम क्या करने वाले हैं। इस तरह की थिंकिंग, एकेडमिक वर्क, रिगरस एकेडमिक वर्क, जिसमें न केवल अपने समाज को, अपने अपने इतिहास को, बल्कि दूसरों को भी उनका भी अध्ययन किया जाए, उनका भी, उनको भी समझा जाए वो किस तरह से हमारे साथ, उनकी किस प्रकार की रिलेशनशिप है। तो जब तक आपके पास ऐसा कुछ ठोस होगा नहीं तब तक आप आर्बिट्ररीली खेलते रहेंगे। अब जैसा कि आपने आरएसएस का नाम लिया, तो आरएसएस एक इतनी बड़ी संस्था है और कई लोग उनके लिए, मतलब कई लोग उनको धर्म का ठेकेदार बोलते हैं, कई लोग उनको ये बोलते हैं कि ये नहीं होते तो हिंदू नहीं होते। तो सबके पास अपने अपने वैलिड रीजंस हैं उनको उनकी सराहना करने के या उनसे नाराज होने के कि इन्होंने तो कुछ नहीं किया।
तो दोनों दोनों पक्ष में कुछ ना कुछ सच्चाई है। लेकिन एक बात इनएस्केपेबल हो जाती है, इससे आप मुंह नहीं चुरा सकते, वो ये है कि आरएसएस के पास क्या स्ट्रैटेजी है, मतलब उनका लॉन्ग टर्म विजन है क्या, या विजन है भी या नहीं। ठीक है, मतलब सेवा कर रहे हैं, हम्म वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सब ठीक है, मतलब अप्रिशिएटेड, बट उनके पास लॉन्ग टर्म विजन नहीं है इन टर्म्स ऑफ, फॉर एग्जाम्पल कि लेट्स से द पेरेनियल मुस्लिम क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ हिंदू मुस्लिम कोएग्जिस्टेंस, ये दो अलग अलग जीवन धाराएं हैं जो किसी तरह भारत में एक साथ बह रही हैं। तो इनको आप किस तरह से, हाउ विल यू मेक इट वर्क, क्योंकि ये बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं, ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे। तो आपके पास क्या, आपने क्या सोचा है इसके बारे में? तो इसके लिए एक बहुत बहुत गहरा अध्ययन होना चाहिए, बहुत ही डीपली इसको स्टडी किया होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना पासा फेंकेंगे, आप अपनी चाल चलेंगे चेस में। वो उस तरफ से तो चल रहे हैं ना, वो हम्म क्लियर है, और उसमें उनकी कोई मतलब, वी शुड अप्रिशिएट इट कि वो कर रहे हैं अपने लिए, कि आपने सीए कर दिया और वो सड़कों पे आ गए, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं, पर ये पार्ट ऑफ चेस है। आप इसको एक चेस चेस की गेम की तरह देखिए, शतरंज की तरह। तो वो ये उन्होंने अपना जो अपनी चाल चली, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको पता ही नहीं कि करना क्या है ना, हिंदू समाज को क्या पता क्या करना है। हम्म तो ये जो प्रॉब्लम है वो इस वजह से एक्सेंटुएट हो जाती है, इस वजह से इसका जो ये जो इंटेंसिटी है वो इतनी ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है। वो इस वजह से है क्योंकि आप सोए हुए हैं, आपको लग रहा है कि हमने ये बीजेपी को वोट कर लिया, अब सब सही है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब बीजेपी आपके लिए कुछ नहीं करती तो आप बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये गलती इनकी नहीं है, अभी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इसलिए ये क्या कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, दूसरा, आप पालघर के साधुओं के बारे में क्यों नहीं बोला मोदी जी ने? अरे अरे, मोदी जी थोड़ी ये सब बोलेंगे यार, मोदी जी का यही काम है क्या? प्राइम मिनिस्टर यही करता है क्या? ये तो छोटा मोटा है, वो बोल तो चुका था, वो जो वहाँ थानेदार था उसने बोला ना कि मैं कर दूंगा। तो ये जो एक्सक्यूज, लेम एक्सक्यूजेस देना, ये इसी वजह से हो जाता है। और वो प्रॉब्लम हिंदू समाज की है कि संगठित नहीं है किसी भी तरह से, जो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे हो जाएगा, वरना और कोई अवसर नहीं है हमारे पास बचने का इस पर तो। तो इस बार अजय शर्मा जी कहते हैं कि रिजेक्ट द प्रेजेंट डे स्टेट एंड इट्स फ्लैग बेरर एंड बेनिफिशरीज। ये कैसे होगा, मतलब वो- क्या इसका इसका तरीका क्या है, स्टेप्स क्या हैं? और उसके बाद मतलब इसके, दूसरी चीज जो 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 बड़ी चीज ये कहते हैं, उसमें कहते हैं कि हिंदूज नीड टू रिवाइटलाइज देमसेल्व्स बाय बिकमिंग मार्शल। देखिए मेरा, अब ये एक थोड़ा पॉलिटिकली इनकरेक्ट टेरिटरी है, लेकिन एक प्रश्न है कि जो शाहीन बाग में जब ये लोग ट्रैफिक बंद करके बैठे थे, और ह्यूज, इट कॉज ह्यूज इनकन्वीनियंस टू द पीपल ऑफ दिल्ली, क्योंकि एक मेजर, दिल्ली नोएडा का एक मेजर लिंक इन्होंने बंद कर दिया, और वहां पे जो मर्जी चल रहा था, वहां पे हिंदू विरोधी नारे लग रहे थे, वहां पे राष्ट्र विरोधी नारे लग रहे थे, वहां पे खिलाफत की बात हो रही थी, वहां पे चिकन नेक काटने की बात हो रही थी, सब कुछ चल रहा था, मतलब वो मिनी पाकिस्तान बन चुका था। और सामने सामने आप देख रहे हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हवलदार की तरह वहां जाके उनसे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कर रहे थे। गृह मंत्री की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था, और वो यही बोल रहे थे कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, ये वो। तो द स्टेट हैड सकम्ड, स्टेट ने घुटने टेक दिए थे इस्लाम की, जो पॉलिटिकल इस्लाम है उसकी शक्ति के सामने। ठीक है, तो ये आपके सामने, आपकी आंखों के सामने रोज टीवी पे चल रहा था। तो अब हिंदू समाज के पास क्या रिस्पांस था? जीरो, कुछ भी नहीं। तो बात यही है ना, क्योंकि आप इस आशा में बैठे रहे कि कभी ना कभी पुलिस आकर कुछ कर देगी, तो आप हिले तक नहीं। आप इस हिंदू समाज को लकवा मार गया है, और ये लकवा उसे हिलने नहीं देता। तो जो ये जो पैरालाइज हो चुका है समाज, इसको, इसका पहला स्टेप, इस
पैरालिसिस को दूर करने का ये है कि पहले रिकग्नाइज करें कि मैं पैरालाइज्ड हूँ, और वो पुलिस वाला या वो नेता आके मेरे लिए कुछ नहीं करने वाला, जो करना है मुझे करना है। तो ये बहुत बड़ा टास्क है, एडमिटेडली इट्स अ ह्यूज ह्यूज टास्क, पर छोटी छोटी शुरुआत हो सकती है, छोटे छोटे संगठन बन सकते हैं, सब इन संगठनों से जुड़ सकते हैं, और इसमें सबसे क्रिटिकल चीज हो जाती है हिंदू मंदिरों का स्वतंत्र होना, सरकार के नियंत्रण से बाहर निकलना, क्योंकि यही हिंदू मंदिर केंद्र है हिंदू रेनेसांस के, हिंदू पुनर पुनरुत्थान के। तो जब तक ये मंदिर फ्री नहीं होते, जब तक ये आपके पास वापस नहीं आते, तभी तो वो कम्युनिटी सेंटर्स बन सकेंगे जैसे वो हमेशा थे। भाई शुक्रवार को मुसलमान मस्जिद में मिलते हैं कि नहीं? मिलते हैं ना। रविवार को क्रिश्चियन चर्च में गैदर करते हैं कि नहीं करते? हिंदू कहाँ करते हैं? तो ये जो डिफरेंस है दोनों समाजों, इन समाजों के रहन सहन में, वो तभी दूर हो सकती है जब ये जो बेसिक लॉ ने ही आपको ये डिसेबल कर रखा है, लॉ ने ही आपको लकवा दिया हुआ है, तो इस लॉ को पहले चेंज करें ताकि थोड़ी मूवमेंट तो आए, आपको फील तो हो। मतलब ये नहीं कि आप पहले ही पीटी उषा बन के 100 मीटर्स भाग रहे हैं, लेकिन कम से कम आप अपने बिस्तर से उठ के बाथरूम तक तो जा सकते हैं। तो इतनी बुरी हालत में है अभी समाज, और उसका पहला स्टेप है मंदिरों को फ्री करना। अब हम कहीं कुछ और रुक करते हैं। आशीष जी, आप पिछली बार कश्मीर कब गए थे? मैं कश्मीर से जब आया उसके बाद मैं गया कभी नहीं। मैं सिर्फ कश्मीर से आया हूँ, गया नहीं। तो जम्मू गया हूँ, जम्मू में बहुत बार गया। जम्मू तो हाल में फरवरी में भी गया था। तो अभी नए जो लैंड लॉज आए हैं वो हर भारतीय नागरिक को जम्मू कश्मीर में ज़मीन लेने के लिए अधिकार देते हैं। तो आपका इस पर क्या विचार है? और जो अभी उससे भी पहले कुछ देर पहले 2000 जॉब रिजर्व हुई थी कश्मीरी हिंदूज के लिए कश्मीर में, तो इन दोनों चीज़ों पर आपका क्या कहना है, क्या राय है? जो ये जमीन खरीदने का जो अधिकार सभी भारतवासियों को मिला है, इसके लिए मैं बीजेपी सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ, और उनको उनका अभिनंदन करता हूँ कि ये हो पाया, हमारे जीते जी हो पाए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नो नो मिंसिंग ऑफ वर्ड्स, वी आर थैंकफुल फॉर व्हाट हैज हैपेंड। पर जैसा कि हर चीज में पर बट इफ एंड बट लग जाता है। पर उसका जो आगे है, मतलब जिस तरह से मैं बहुत ही थैंकफुल था जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी लागू हुआ था, तब भी ऐसा ही था कि बहुत बढ़िया बात थी। लेकिन अब ये होने के बाद व्हाट नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, और मुझे इस बात का डर है कि इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है सरकार के पास। ठीक है, आपने लॉ कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा किया, लेकिन इसमें एक रिस्क ये है कि ये जो आपने कर दिया वो आप सब खो बैठेंगे यदि आपके पास एक क्लियर प्लान नहीं है, और वो प्लान मुझे नजर नहीं आता। अब जैसे कि हम देख रहे हैं, अभी हमने बात की संगठन की, सामाजिक संगठन की, है ना? तो तो जो जम्मू रीजन है, जम्मू रीजन हिंदू बाहुल्य हुआ करता था। अभी का मुझे लेटेस्ट नहीं पता, क्योंकि बहुत सारा डेमोग्राफिक चेंज इंजीनियर की गई है जम्मू कश्मीर में। तो तो जो जम्मू था उसमें रोहिंग्याज को सेटल किया गया। ये भी एक वेल नोन फैक्ट है कि जो रोहिंग्या मुसलमान थे बांग्लादेश से आए, जब वो इन्फिल्ट्रेट उन्होंने किया भारत में, तो खास तौर से जम्मू में इनको जगह मिली, और वो इनकी स्टेट गवर्नमेंट की मतलब सौजन्य से हुआ उनका वहां पे सेटल होना। और इनफैक्ट जम्मू जो शहर है, जम्मू सिटी, उसको पूरी तरह से एनसर्कल किया गया है। चाहे वो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, उन्होंने वहां जमीन ली है, जैसे एक सिद्रा साइड पड़ता है जम्मू में, वहां पे कंप्लीटली जमीन
कश्मीरी मुसलमानों ने ली है, दूसरी तरफ से गुज्जर नगर है, ऐसे ही बहुत सारे एरियाज हैं। तो जम्मू सिटी हैज बीन एनसर्कल्ड बाय मुस्लिम्स। तो ये बहुत प्रॉपर प्लान के साथ हुआ है। अब हम आते हैं कि आज जो आर्टिकल 370 के जाने के बाद जो अब सरकार ने अलाउ कर दिया है कि जमीनों का कोई भी भारतीय जमीन ले सकता है वहां पे, तो ऑन द फेस ऑफ इट इज अ ग्रेट थिंग। बट क्योंकि हमारा समाज संगठित नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मतलब मास मूवमेंट होने वाला है कि आप अंबाला में बैठे हैं, आपने सोच रखा है कि मैं वहां पे 2 कनाल जमीन ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे कोई ग्रुप्स भी नहीं है जो, क्योंकि मंदिर हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो मंदिरों के पास जो पैसा है, तो ऐसे मंदिर भी नहीं है, ऐसे धार्मिक इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो ये कहें कि हम वहां पे 1000 एकड़ जमीन अनंतनाग पे लेते हैं, जैसे कि ऐसा भी कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ से ऐसा है तो कहीं ये पासा उल्टा ही ना पड़ जाए और जो आपने कराया है उस पे उल्टा पानी फिर जाए, तो ये मेरा डर है। और इस डर को यदि मैं ट्विटर पे व्यक्त करूं तो मुझे जूते पड़ेंगे, पर कर देते हैं क्या। कोई बात नहीं, अब यही वाली क्लिप में डालूंगा। तो पर इसके साथ एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न भी लगता है मुझे कि अगर लोग कश्मीर में जमीन लेते हैं और वहां पर वो जाके बसते भी हैं, तो क्या वो सुरक्षित रहेंगे? क्या जैसे आपने कहा कि वहां पे, हाँ, तो नहीं रहेंगे। वही बात, तो आपका एक और आपका जो दूसरा प्रश्न था वो ये था कि जो 2000 जॉब्स दी गई कश्मीरी पंडितों को वापस जाने के लिए, तो अगर आप इसको मतलब बिल्कुल कोल्ड तरीके से एनालाइज करें इस प्रस्ताव को, कि हम आपको नौकरियां दे रहे हैं 2000, और आप 2000 फैमिलीज वापस चले जाइए इन नौकरियों के दम पे। तो इसका अगर आप रिवर्स लॉजिक लगाएं, तो वो ये है कि आप वहां से इसलिए निकले थे क्योंकि आपके पास नौकरियां नहीं थी, और अब हम आपको नौकरियां दे रहे हैं, यही मतलब हुआ ना। लेकिन ऐसा है नहीं कि हम नौकरियों की वजह से निकले थे। हम इसलिए निकले क्योंकि हमारी जान पे बनाई थी, हमें रलिव चलिव या गलिव की के नारे सुन रहे पढ़ रहे थे, और लेफ्ट राइट सेंटर हमें मारा जा रहा था, ठीक है। तो वहां से हम भाग के आए, भगोड़े कहलाए गए। तो अब हमें वापस जाने के लिए आप नौकरियां दे रहे हो, ये कैसा मजाक है। और ये मजाक करते हुए भारत सरकार को थोड़ी सी शर्म भी नहीं आती। और उससे ज्यादा शर्म, मतलब जो भारत सरकार के, जो आज की सरकार के जो ये सपोर्टर्स हैं, अंध भक्त जिन्हें कहा जाता है, उन्हें शर्म नहीं आती ये बोलते हुए कि ये कमाल हो गया, 2000 जॉब्स दे दी। इन्हें पता ही नहीं कि सर कश्मीर में क्या है। इन्हें इन्हें तो ये भी नहीं पता इनके बैकयार्ड में क्या हो रहा है। बात समझ आ रही है आपको? तो इसलिए इसलिए बात ऐसी है कि जब तक आप उसका रूट कॉज एड्रेस नहीं करोगे, मैं तो ये बोल ही नहीं रहा कि आप हमें वापस भेजो। इसका तो सिंपल सोल्यूशन मेरे मेरी दृष्टि में ये है कि आप जम्मू को अपना अलग यूनियन टेरिटरी बना दो, कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी, और हमें अपना जो कश्मीरी हिंदू हैं उनको अपनी यूनियन टेरिटरी एक छोटी सी दे दो। और यूनियन टेरिटरी इसलिए क्योंकि हम भारत के जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन में रहेंगे। हमारी कम्युनिटी है वो छोटी सी है, हमें जरूरत ही नहीं है अपना स्टेटहुड। हमें अपने एमएलए नहीं चाहिए। आप डायरेक्टली रूल करो थ्रू बाया लेफ्टिनेंट गवर्नर। और वैसे ही जम्मू वालों का भी काफी सारे जम्मू वाले हैं राष्ट्रवादी जो ये मानते हैं। अभी अंकुर शर्मा जी जो लॉयर हैं, जो जम्मू संस्था से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी यही कहा कि हमें यूनियन टेरिटरी दे दो, हमारा काम हो गया। हमें वापस कश्मीरी हेजमनी में मत रखो, कश्मीरी मुस्लिम हेजमनी के अंडर मत रखो, कि जहां पे दे कॉल द शॉट्स, और वो हमें कहीं का नहीं छोड़ते। ना हमारे पास रोड्स के लिए पैसे आते हैं, ना हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, ना हमारे पास छोटे छोटे डिसीजंस लेने का भी पावर है। ऐसा जम्मू वालों का की हिस्ट्री रही है इंडिपेंडेंट इंडिया में। तो ये जो अन्याय है ये खत्म होना चाहिए, जम्मू वालों के साथ भी और कश्मीरी हिंदुओं के साथ भी। और हमें इस तरह से, यदि आप आज नहीं कर सकते
लेकिन आप अपना इंटेंट तो शो करिए। आप पहले हम्म। जम्मू को तो अलग कर दीजिए, फिर आप ये बोलिए कि हम वी आर वर्किंग टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ यूनियन टेरिटरी, प्लीज वेट फॉर 5 years, we have waited for 31 years, we can wait for another 5 years, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप बोलिए तो सही, 5 साल का 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, लेकिन इतना तो रहेगा कि भाई भारत सरकार सीरियस है। उसकी जगह क्या करते हैं ये, उसकी जगह ये इस इशू को ट्रिवियलाइज कर देते हैं, उसको जॉब्स के बारे में बना देते हैं। हम बोल देंगे कि अब हम आपको पैकेज दे देंगे 2 लाख रुपए की। अगर आपको पैकेज देनी है तो आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप अलग टेरिटरी कार्व कर रहे हैं कश्मीरी हिंदुओं के लिए, जिसको आप यूनियन टेरिटरी बना देंगे, और उसके बाद हमें कॉम्पनसेट करिए जो हमारा नुकसान हुआ है, जो जो वहां से सब कुछ अपना सब कुछ छोड़कर, जो धर्म की अपने धर्म को बचाने के लिए जो हम और सभ्यता को बचाने के लिए जो हम कश्मीर छोड़ के बाकी भारत में सेटल हुए, तो जो हमारा नुकसान हुआ उसको आप कॉम्पनसेट कर दीजिए। हम वापस जाएंगे अपने पनून कश्मीर में, और वहां पे हम अपने घर बनाएंगे, हम वापस उसको रीबिल्ड करेंगे इस कॉम्पनसेशन के द्वारा। पर ये मजाक करना ठीक नहीं है कि आपको नौकरियां दे देंगे। उसमें ये होता है कि आप नौकरियां ऑफर करेंगे, और जो सबसे ज्यादा डाउन ट्रॉडन सेक्शंस हैं कश्मीरी हिंदू समाज के आज, वो इसको एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी के उसमें देखते हैं, और वो ये देखेंगे कि चलो कम से कम हमें इतना तो मिला, कम से कम हमें नौकरियां ही मिल गई, चलो 10,000 रुपए की नौकरी से ही मैं वापस कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं किसी कैंप में रह रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को। तो वो हैंडफुल जो गिने चुने लोग हैं उनको आप वापस भेज देंगे, और इवेंचुअली उनका क्या होगा, या तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे, या वो हॉस्टेज सिचुएशन में फंस जाएंगे, या वो दबे कुचले जैसे रहते आए थे वैसे रहेंगे। तो ये डिजास्ट्रस पॉलिसीज हैं। और इसके बारे में जो पब्लिक धारणा है, विशेष तौर पे राइट विंग में, वो बहुत ही ज्यादा मतलब डैमेजिंग है। उस ये लोग जिस तरह से सोचते हैं कश्मीर के बारे में, और जिस तरह से गवर्नमेंट की हर चीज के ऊपर तालियां बजाते हैं, ये ये ले डूबेगा हिंदू समाज को, क्योंकि हम तो डूबे ही हैं। हमारा तो ऐसा कुछ मतलब वी हैव नथिंग टू लूज नाउ। पर जो बाकी सिचुएशंस में हिंदू हैं, चाहे वो बंगाल में है, चाहे केरला में है, चाहे वेस्टर्न यूपी में किसी पॉकेट में फंसे हुए हिंदू हैं, उनके लिए ये बहुत बहुत ज्यादा डेंजरस चीज हो जाती है, क्योंकि आप सच्चाई से मुंह फेर रहे हैं। और वैसे इसके साथ जो ये लैंड ओनरशिप का जो बिल है, इसके साथ एक और बात हमेशा आती है कि आपका उन 11 स्टेट्स के बारे में क्या कहना है जिसमें आर्टिकल अनुच्छेद 371 के तहत सिर्फ प्रोविजंस दिए गए हैं जहां पर वहां के लोकल लोग ही जमीन खरीद सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं, बाहर से आके कोई नहीं खरीद सकता। तो इसको, इस वाले आर्टिकल को आप जम्मू कश्मीर से कैसे लिंक करते हैं, और कि महाराजा हरी सिंह के अंडर ही था लद्दाख भी, तो उसको जी, इससे वंचित रखा गया, इस पे आपका क्या राय है? इससे वंचित रखा गया। लैंड ओनरशिप बिल से। अच्छा अच्छा, तो आप कह रहे हो कि अब लद्दाख में जो क्योंकि लद्दाख पे एप्लीकेबल नहीं है, तो लद्दाख में लोग नहीं खरीद सकते। करेक्ट। अच्छा, नहीं देखिए, वो वंचित रखने वाली बात नहीं है, वो एक प्रिविलेज है जो आप देते हैं कुछ लोगों को, जैसे उत्तराखंड में, खासतौर से पहाड़ी इलाकों में, कि आप अपने, क्योंकि वो ऑलरेडी एक आइसोलेशन में रहते हैं, उनका कल्चर भी बहुत वल्नरेबल होता है, और वहाँ पे मास कमर्शलाइजेशन मतलब इकोलॉजिकल डैमेज भी है। हम्म। जिस तरह से हम बात करते हैं, ये भी कहना बड़ा मुश्किल हो गया है आजकल, क्योंकि अगर आप बोलें कि केदारनाथ में यार मतलब आप उसको पिकनिक स्पॉट बना रहे हो, तो आपको देशद्रोही बोल देंगे और बोलेंगे कि अरे मोदी जी के खिलाफ है। पर ठीक है, मतलब विदाउट डाइग्रेसिंग इनटू दैट, तो होता क्या है कि इन इन जगहों पे स्पेशल प्रोविजंस इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि ये कल्चरल, इनकी वल्नरेबिलिटी को देख के, और क्योंकि ये डेमोग्राफी और जो कल्चर है वहाँ का वो यूनिक रखने के लिए, और वो सेंसिटिव है बेसिकली, इकोलॉजिकली भी सेंसिटिव है, तो आप उसको एक सेफ गार्ड दे देते हैं लॉ के तहत। और वही कश्मीर में भी था, वही हिमाचल में भी है, अलग अलग रूपों में अलग अलग लॉज के अकॉर्डिंग ये होता है। लेकिन कश्मीर में थोड़ा अलग है सीन।
कश्मीर में जब ये दिया गया, एक्सटेंड किया गया, तो उसका परिणाम जो था वो ह्यूमन राइट्स एट्रोसिटीज थी। यानी कि आपने एक ऐसे कल्चर को सेफगार्ड किया जो कि माइनॉरिटी का गला घोंट दे। तो जब ऐसा हुआ तो उसका जो रीजन, जो 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 बेसिक कारण है कि आप किसी को सेफ गार्ड देते हो, वही फेल हो गया। तो इसलिए इसका जाना अनिवार्य था। और अब जबकि ये हो चुका है, जब 5 लाख लोगों को उन्होंने थ्रेटन करके उन्होंने वहां से निकाल दिया, तो अब उनका कोई अधिकार नहीं है इस बात को लेके कि हमें स्पेशल स्टेटस दो, क्योंकि स्पेशल स्टेटस देने का मतलब है कि तुम्हें हम लाइसेंस टू किल दे दें। वो नहीं मिलने वाला। तो उस हिसाब से ये कंपैरिजन ड्रॉ करना ये फॉल्स इक्विवेलेंस है, क्योंकि एक तरफ से आप कमजोर लोगों को एम्पावर कर रहे हो कि आपके लिए हमने लॉ बनाया है कि ताकि आपकी जगह को, आपकी इकोलॉजी को, आपके कल्चर को बाहर वालों का कमर्शलाइजेशन का और बाहर वालों का इन्वेसिव डैमेज ना हो। और दूसरी तरफ आपने वही लॉ को ऐसे लोगों को दे दिया है जो एक्चुअली डैमेज करने वाले। तो इन दोनों में कोई समानता नहीं। हमारी सब सब वीडियोस की तरह आज की वीडियो में भी मंदिर वाला केस रह जाएगा, पर उससे पहले मैं इंडी कलेक्टिव को और टी आर रमेश जी को बधाई देना चाहता हूँ पलानी मंदिर के केस की जीत के लिए। थैंक यू वेरी मच, मैं कन्वे कर दूंगा उनको। और हाँ, एक और चीज़ की इंडी कलेक्टिव और अवध ने जो सुदर्शन न्यूज़ है उसके केस में, यूपीएससी जिहाद वाले केस में इंटरवीन किया। तो इससे आप इंडी कलेक्टिव और अवध की मतलब क्या रोल रहेगा और ये क्या मतलब अचीव करना चाहती है अवध और इंडी कलेक्टिव इसके साथ? देखिए, हालांकि ये एक लीगल इशू है और इसमें मैं ज्यादा मतलब अपने ब्रीफ से ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। इसके लिए तो साई दीपक जी हैं जो इस पे करेक्ट उसका पोजीशन एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन मतलब बहुत लेमैन टर्म्स में हम लोग इंटरवीनर्स हैं, इसलिए क्योंकि जिस तरह से सरकार ने सुदर्शन टीवी के ऊपर गैग ऑर्डर लगाया स्टेट ने, थ्रू द मतलब कोर्ट के माध्यम से, उसकी इम्प्लीकेशन हमारे ऊपर भी आती है, क्योंकि हम भी एक ऑल्टरनेटिव मीडिया आउटलेट हैं। ऑप इंडिया भी उस केस में हमारे साथ है। तो हम एक ऑल्टरनेटिव मीडिया आउटलेट है, और प्रश्न उठाना, ठीक है, वो एक मीडिया आउटलेट का किसी भी ओपिनियन बिल्डिंग में, किसी भी रिपोर्टाज में, जैसे ऑप इंडिया रिपोर्टिंग भी करते हैं, हम लोग तो ज्यादा नैरेटिव बिल्डिंग में है, पर प्रश्न उठाना और बेसिक्स को क्वेश्चन करना, ये रोजमर्रा की बातें हैं, ये एवरीडे हैपनिंग्स हैं। और अगर जो वो करने की आजादी छीन ली गई, तो मीडिया का मतलब ही खत्म हो जाता है। तो एक लोकतंत्र में जो मीडिया, जिसे फोर्थ पिलर कहा जाता है, अगर आप उसकी ये फंडामेंटल राइट उसको नहीं देते और आप ये कहते हो कि नहीं नहीं, अब तुम वही बोलोगे जो हम कहेंगे, तो ये ग्रॉस वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। तो इस कंसर्न से हम इस केस में इंटरवीन कर रहे हैं, क्योंकि जो सुदर्शन के साथ हुआ वही हमारे साथ भी हो सकता है। तो हम प्रोएक्टिवली कोर्ट में अपनी अपील डाल रहे हैं, क्योंकि ये केस उस तरह से, इसका जो रैमिफिकेशंस हैं इस केस के, वो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। हम एज यूजुअल अपना टाइम ओवर शूट कर चुके हैं। लास्ट प्रश्न, क्योंकि हम जिहाद की बात कर रहे हैं तो बात करते हैं बॉलीवुड की। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? जोकर। मुझे लगा था आप कहोगे राम के नाम पर, यार शट मिस हो गया। नहीं, जोकर मैंने हाल ही में देखी थी, मतलब लास्ट ईयर। तो वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी बन चुकी है। वैसे मुझे क्लिंट ईस्टवुड की पिक्चरें भी बहुत अच्छी लगती है, पर उसमें ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की नहीं ना आएगी, तो उसका कोई फायदा नहीं, यूज नहीं कर सकते उसको हम। तो ठीक है, आज के लिए हम बहुत आपका टाइम ले चुके हैं। तो व्यूअर्स को दोबारा अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है आशीष जी से, तो इनको ट्विटर पे जा सकते हो, वहाँ पर पूछ सकते हो, या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। जब हम कोई नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो ज़रूर वो क्वेश्चंस उठाएंगे, वो क्वेश्चंस मैं अपनी वीडियोस में इंक्लूड करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अपनी अलग अलग वीडियोस में। तो
आज के लिए बस इतना ही। आशीष जी, आपको पता है मैं वीडियो के एंड में क्या करता हूँ? 1 2 जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद दीदी।